राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर कोशकार और संपादक अरविंद कुमार। अरविंद कुमार 17 जनवरी 1930 को मेरठ में पैदा हुए अरविंद कुमार हिंदी के पहले थिसॉरस के स्वप्नदृष्टा और जन्मदाता हैं। शब्दों से लगाव, हिंदी से प्रेम, हिंदी के लिए कुछ अनोखा कर गुजरने की तमन्ना और हिंदी को दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में देखने की अभिलाषा ने अरविंद कुमार को सदा सक्रिय रखा और आज लगभग 90 साल की उम्र में यही ललक उनको ऊर्जास्वित रखती है। अरविंद कुमार अभी करीब 14 साल के ही थे कि उनका परिवार दिल्ली आ गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अपनी शिक्षा जारी रखते हुए अरविंद कुमार ने 1945 में दिल्ली प्रेस में काम करना शुरू कर दिया। लेटर प्रेस में बतौर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने वाले अरविंद कुमार 15 साल तक दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में लेखन और संपादन करते रहे। 1964 में अरविंद कुमार को टाइम्स ऑफ इंडिया की नई शुरू हो रही फिल्म पत्रिका का संपादन मिला और वो मुंबई पहुंच गए, जहां 12 वर्षों तक माधुरी का संपादन किया। उस जमाने में यह हिंदी में निकलने वाली एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म पत्रिका थी। आपको दिखाते हैं माधुरी की एक झलक। छब्बीस दिसंबर 1973 की रात अरविंद कुमार के जीवन में एक ऐसी निर्णायक रात साबित हुई कि उन्होंने माधुरी का संपादन छोड़ देने का फैसला लिया और हिंदी के उस थिसॉरस को बनाने की जुगत में भिड़ गए जिसकी प्रेरणा रॉजेट के थिसॉरस को देखकर 20 साल पहले यानी 1953 में उनके मन में जागी थी। उन्नीस 1978 में अरविंद कुमार ने हिंदी के थिसॉरस बनाने के अपने स्वप्न का पीछा करते हुए मुंबई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्नीस 1996 में हिंदी का वो पहला थिसॉरस बनकर सामने आया जिसे आप आज समांतर कोश के नाम से जानते हैं। समांतर कोश आने के बाद कोशकारिता के अपने अनुभव से हिंदी जगत को समृद्ध करते हुए पिछले 20 वर्षों में अरविंद कुमार ने कई दूसरे कोशों का भी निर्माण किया है जो किसी भी हिंदी प्रेमी के लिए अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ हैं। इस सीमित समय की गुफ्तगू में हमने अरविंद कुमार के साथ उनके कोश निर्माण के अनुभव साझा करने के बजाय सिर्फ उनके मुंबई में गुजरे माधुरी के अनुभव साझा किए हैं।
बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद। हमको बताइए कि ये तो अब सब लोग जानते हैं कि आप अपने उस पायनियरिंग काम समांतर कोश, हिंदी थेसॉरस के लिए जाने जाते हैं, वो तो एक अलग ही बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। हम लोग इस पर तो बात नहीं कर पाएंगे इस वक्त, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप दिल्ली प्रेस में कैरवन के संपादक होते थे, वहाँ काम करते थे, वहाँ से फिल्म पत्रकारिता में आप कैसे पहुँचे और उस वक्त फिल्म पत्रकारिता हिंदी में कैसी थी, उसका सीन क्या था? मैं कैरवान में तो था, लेकिन मेरे डिफरेंसेस हो गए थे एम्प्लॉयर से, तो मैंने छोड़ दिया था। इस बीच मुझे ऑफ़र मिला टाइम्स ऑफ इंडिया से। ऑफ़र कैसे मिला? ऐसे कि अक्षय कुमार जी मुझे जानते थे, नवभारत टाइम्स के एडिटर थे। उन्होंने कुछ रमा जी से बात की होगी, रमा जैन शांति प्रसाद जी की वाइफ, और वही सब देखती थी, हिंदी खास तौर पे। तो उन्होंने कहा कि एक बार जब मिल तो लें। मैं मिला। अब मेरी उम्र 32 साल थी, तो कैसे भरोसा हो कि लड़के को ले लें। तो उन्होंने एक के बाद एक 11 लोगों से मिलवाया। वो 11 के 11 मुझे अप्रूव चलते। 11 के 11 क्या हुआ? अप्रूव करते चले गए मुझे। हाँ। जैसे वो ज्ञानपीठ अखबार निकलता था, मैगजीन ज्ञानोदय, तो वो टेस्ट करना चाहते थे, मुझे कुछ पता भी है। बोले साहब हमारा ज्ञानोदय कितना बिकता होगा? मैं कहा 10-12 हज़ार बिकता होगा। बोले हम तो 30 हज़ार छपते हैं। मैं कहा छप ही नहीं सकता। क्यों नहीं छप सकता? मैंने कहा देखिए सीधा सा पैमाना है, मुझे सरिता की बिक्री मालूम है। मैं कॉफ़ी हाउस में बैठता हूँ तो वहाँ कितनी कॉपी बिकती हैं वो मालूम है, तो आई कैन कैलकुलेट। एक्चुअली था सीधा 3,000 कुल। मैंने 10,000 कहा था, पर वो था क्योंकि कॉफ़ी हाउस है डिफरेंट, मुरादनगर में तो नहीं बिकेगा ना, तो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। बट ये वर इम्प्रेस्ड। ये खास शांति प्रसाद की बात है। तो फिर एक बार जब ऑलमोस्ट बात पक्की हो गई, तो उस ज़माने में जनरल मैनेजर थे जेसी जैन। तो बोले जी कि हम तो फिल्म फेयर का अनुवाद छापेंगे। रमा जी मौजूद थी। तो मैं कहा जी इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? नंबर एक बात तो ये कि आपको अरविंद कुमार को चाहिए, आप ट्रांसलेशन ब्यूरो ले लो कहीं भी, वो कर देंगे, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा? बोले जी वो प्लेट काम आ जाएंगे। मैं वो प्लेट कैसे काम आ जाएगी भाई? क्योंकि जब मैं हिंदी का मैं अखबार निकाल तो नाम हेडिंग सारे हिंदी में आएंगे, तो प्लेट कैसे काम आएगी? क्योंकि प्लेट का खर्चा क्या होता है मैंने मालूम कर लिया था कि 3,000 रुपये होता है। अगर 3,000 के बचाने के लिए 4 प्लेट होंगे तो 12,000 बचाने के लिए। तो रमा जी समझ गए कि लड़का जानता है कोई, या आई डन माई होमवर्क। तो ये हो गया कि हाँ आप करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, तो ये दिवाली अक्टूबर की बात है शायद, दिवाली से पहले की, 63 कि ये उनका बंगला था, वो ठहरी थी, प्रदीप कुमार राय उनके मैनेजर थे। तो बोले जी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, प्रताप आपको चिट्ठी भेज देगा वहाँ से। मैं कहा अखबार निकालना कब है? वो जनवरी में। तो प्रताप मुझे चिट्ठी भेजेगा, मैं जवाब दूँ, कितना टाइम जाएगा? मैं ज्वाइन करने आ रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें वहाँ पर तय कर लेंगे। तो प्रताप ने कहा कि ऐसा भैया तो आइए और मुझे टेलीफोन कर लीजिए। तो वहाँ पहुँच गया, टेलीफोन पर किया, सैटरडे था। बोले क्या आप ऐसा कीजिए सोमवार को ऑफिस आ जाइए, बस ये मेरा अपॉइंटमेंट था। बल्कि एक एपिसोड जब सैलरी मैं जो पर्सनल मैनेजर थे मिस्टर कर्निक, बोले साहब आपकी कोई एप्लीकेशन तो है ही नहीं, ना कोई आपके तनख्वाह का जिक्र है। तो मैं कहा कि मैं तो ऐसे आया हूँ, अब आप जो आपको चाहिए रॉय से बात कर लीजिए। तो सर ओके, मैं अप्लाई किया नहीं तो कहाँ से आओगी एप्लीकेशन? सैलरी में कहा वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। दैट इज हाउ आई जॉइन। इस तरह आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस में ज्वाइन कर दिया। लेकिन तब तक ये तय नहीं था कि जो हिंदी की पत्रिका निकलेगी उसका नाम क्या होगा? नाम उन लोगों ने तय कर लिया था, सुचित्रा।
वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि बोलने में सुचित्रा बोलने में रुकावट आती है। लेकिन था तो था, जो है सो है। तो हमने उसी पे काम करना शुरू किया। उसके 5 इशू निकले थे। 5 इशू निकले। हुआ क्या कि दिल्ली में जो फिल्म जर्नलिस्ट थे उनको लगा कि हमारा नुकसान होगा, तो एक आदमी निकालता था अंग्रेजी का मैगजीन चित्रा फिल्म, तो उसने केस कर दिया कि ये तो मेरा कॉपीराइट या ब्रांड का, तो इमीडिएटली हमें क्या करें। तो केस चलने वाला था कुछ दिन, तो ये हुआ कि इसका नाम बदल दिया जाए। अब दिल्ली में जो मैनेजर थे रमेश चंद्र, उनको जो नाम मिला वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माधुरी। उनको नाम कैसे मिला ये? वो गए ना उस पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कौन कौन से नाम अवेलेबल है, और माधुरी मिला। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि माधुरी नाम से प्रेमचंद जी अखबार मैगजीन निकाल चुके थे। तो आई थॉट कि यार मैं कहाँ प्रेमचंद जी, कहाँ मैं, लेकिन है तो है। तो हमने माधुरी निकालना, लेकिन इसके 5 इशू छपते ही नाम हमें दोबारा मिल गया। इस बीच में मैं लिख चुका था कि ए रोज़ इज ए रोज़, जब नाम बदला ना तो सुचित्रा हो माधुरी पीछे तो वही रहेगी। तो अब ये हुआ कि जब माधुरी पॉपुलर हो गई तो नाम क्यों बदला, तो माधुरी रह गया। तो इस तरह से माधुरी का जो पहला अंक माधुरी नाम से निकला, सुचित्रा वो नहीं, सुचित्रा तो 4-5 अंक निकल गए थे, फिर माधुरी नाम से पहला अंक कब निकला? 5 इशू बाद। तारीख नहीं मैं बता पाऊँ, पहला इशू निकला था 26 जनवरी सन 1964 को। तो आपको तो लेकिन फिल्म पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं था, और आप मुंबई में बिल्कुल फिल्म फेयर के समानांतर एक हिंदी की पत्रिका निकालने की जिम्मेदारी मेरे लिए आपको चैलेंज भी था और मेरा अज्ञान भी था। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हुआ ये कि जो मैं 11 बार मीटिंग हुई, किसी ने ये नहीं पूछा कुछ फिल्म के बारे में जानता है क्या, कुछ ये थोड़ा कि जानता होगा। अब मुझे भी पता नहीं था कि, तो अब पहले जब मैंने ज्वाइन किया मंडे को, तो 2 दिन बाद मेरे पास कोई कार वगैरह थी नहीं। फिल्म में साइन स्टूडियो में श्रीधर मुखर्जी की एक जो अपने नए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, लाला श्यामनाथ। क्या नाम? श्यामनाथ, हाँ, श्यामनाथ, वो आए थे, उनका स्वागत था। तो पीके रॉय जो जनरल मैनेजर थे मुझे वहाँ लेके गए, और वो एक से एक सुंदरी आ रही थी, जा रही थी। वो कहा ये कौन है, फलानी कौन है? मैं कहा मैं एक को भी नहीं जानता, और मुझसे आप पूछना मत, 6 महीने बाद आप पूछोगे तो बताऊंगा कि कौन क्या है। तो मेरा पहला टारगेट ये था कि अपने आप को अपना ज्ञान बढ़ाना। 2 काम किए। टाइपिस्ट ने कहा भैया ऐसा है कि तू फिल्मी मैगजीन उठा ले, जिन जिन बड़े एक्टरों के नाम आ रहे हैं उसको आप नोट करता रहे। मैं जाता दीन कुमार को आता था, राज कपूर, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, ये 3-4 थे ना, देवानंद, उधर वैजयंती माला, माधुरी, मीना कुमारी, इससे ज़्यादा नहीं। इन लोगों को आप पहचानते थे? इनको पहचानता था। क्यों पहचानते थे? क्योंकि फिल्में देखता था दिल्ली में, फिल्में देखते थे, रिव्यू करता था हूँ मैं शहजाद में, कैरवान में। तो लेकिन बाकी लोगों की नहीं है, अपने पड़ोस से पूछना पड़ता है कौन सा एक्टर है। तो मेरी नॉलेज इतनी थी। तो इस बात आई मेड माई सेल्फ कन्वर्सेंट विद द फिल्म, नॉट ओनली एक्टर, टेक्निक, जितने आर्ट मैगजीन आते थे फिल्मों के, फिल्म एंड फिल्मिंग, फ्रांस के, न्यू वेव के, या अमेरिका का वैरायटी, वो सब मैंने सब्सक्राइब किए। क्यों? ताकि जान सकूँ कि एक्चुअली फिल्म आर्ट है क्या। क्योंकि मैं फिल्म स्टार मैगजीन नहीं बनाना चाहता था, आई वांटेड ए सोशली रेलिवेंट मैगजीन। सरिता से आया था, कैरवान सोशल रेलिवेंट थी, वही मुझे आता था। तो मैंने तय किया कि हमारा अखबार फिल्मों का होगा, लेकिन समाज की जो चेतना है उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। तब तक हिंदी में फिल्मों की क्या पत्रिकाएं और निकलती थी? बहुत सारी थी। दिल्ली से एक बीच निकलती थी, एक रंगभूमि थी। तो इतनी सारी थी कि नाम गिनाना मुश्किल है। तो आपको उन पत्रिकाओं से वो संतुष्टि नहीं थी जो आप चाहते थे? नहीं, मैंने रमाजी ने तय किया था कि हम इनसे हट कर बनाएंगे। ये हमने ज्वाइन करने से पहले तय कर लिया कि जो घटिया पत्रकारिता है वो नहीं होगी। घटिया क्या चीज़ होती है? घटिया से रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने फलानी मर गई, तो फलाने सेट पर मर गई थी, मुझे बाद में एक्सप्लेन करते थे
ये कोई तरीका थोड़ी है, घटिया फिल्म कहानी छापते थे, जो बुकलेट आती थे ना उसको कॉपी करके, मतलब इट वॉज वेरी चीप और गॉसिपी मैगजीन। रंगभूमि में मुझे ख़ास तौर पे याद है। तो हमने उससे ऊपर उठना था, एक लेवल सोशल। अब आप फिल्म फेयर था, फिल्म फेयर टोटली स्टार मैगजीन है था। उससे पहले मदर इंडिया निकलता था, जो बाद में फिल्म इंडिया हो गया था। टोटली स्टार बेस्ड, नथिंग एल्स। जो टॉप स्टार्स उनके बारे में। अब मुझे क्या था कि जो मैं नहीं जानता वो मेरा रीडर नहीं जानता, फिल्म बनती कैसे मुझे पता ही नहीं था, तो मेरा रीडर भी जानना चाहेगा। तो जो मेरी नीड थी वो मैं समझता था आम आदमी की नीड है, तो मैं वैसा ही बनाना चाहिए। बाकायदा मैंने फीचर बनाया पिक्टोरियल कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है, कहाँ क्या डायरेक्टर होता है, कहाँ कैमरा होता है, कहाँ लाइट होती है, कहाँ हीरो होता है, कहाँ हीरोइन। बाकायदा पिक्टोरियल फीचर, और वो बहुत पॉपुलर हुआ। और पहले इश्यू में हमने तय किया कि लिटरेचर को जोड़ेंगे मैगजीन से। तो पहले इश्यू में कृष्ण चंद्र ने एक फीचर शुरू किया फिल्मों का। कृष्ण चंद्र मैं बहुत लिखा हूँ माधुरी में, बाद में तो बहुत लोगों से लिखवाया मैंने, जैनन जी तक से लिखवाया। मैं क्या करता था, जैनन जी मुंबई आए तो उनको एक फिल्म दिखाई। कौन सी? कोई सी भी, लेटर से मुझे एक फिल्म का नाम, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, महेश भट्ट की थी पहली फिल्म, जिसमें वो जंगल ट्रैक एक बेबी को शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बड़ी बॉय। तो वैसे जैनन जी का फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैं टाइपिस्ट लेकर के, जहाँ वो ठहरे थे टाइपिस्ट लेके पहुँच गया, क्या बोलते रहो ये, क्या वो डिक्टेट करते थे, तो मैं टाइपिस्ट ले गया, उसने डिक्टेट किया, मैंने छाप दिया। इस तरीके तमाम लोगों से लिखवाया, मन्मथ राय गुप्त से निकलवाया, तमाम जो भी मैं जानता था। मन्मथ नाथ गुप्त ने क्या लिखा? मतलब जो भी उनके दिमाग में आया, मैं एक जनरल तब्दील भेज देता था, देन ही वुड राइट। मन्मथ राय जी से मेरा दिल्ली में बहुत अच्छा संबंध था, जब वो आजकल के थे ना, और वैसे भी क्योंकि फ्रीडम फाइटर रहे थे, और सरिता में रेगुलर लिखते थे। सरिता में वो हर महीने साल पूरे रिव्यू करते थे लिटरेचर का, और मैं उनसे, उनका आना जाना मेरे से बहुत था, उनके घर भी। तो मैं जो भी मुझे दिल्ली में लगता था राइटर है, वो सबको हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपने माधुरी का संपादन आगे बढ़ाया और उन तमाम लोगों को जानने की कोशिश की जिनको आप नहीं जानते थे, जो फिल्मी दुनिया के, चाहे वो पर्दे पर दिख रहे हों, पर्दे के पीछे हों, टेक्नीशियंस हों, बिहाइंड द सीन काम कर रहे हों। इनमें से किन लोगों के साथ आपके बिल्कुल बहुत नज़दीकी रिश्ते से बन गए, जिनको आपने उससे ज़्यादा जाना जितना हम पर्दे पर उनको जानते हैं? जैसे मान लो शैलेंद्र। मैं आपसे जिक्र किया तो मुनीश नारायण सक्सेना का, मुनीश नारायण सक्सेना, जो उस ज़माने में हिंदी बुलेट्स के संपादक थे, बाद में छोड़ दिया था। तो वो मुझे ले गए, मैंने कहा भाई दिल्ली से सोच के गया था कि शैलेंद्र से मिलूँगा। क्यों? भाई वो इतने बढ़िया गीत लिखते थे, पसंद से। फिर उनका वो गीत था ना, दिल्ली के पनघट पर मनवाटर रास रचाए गए हो रहे, ये इस तरह के, बिकॉज इप्टा। तो मेरे थोड़ा बहुत ताल्लुक इप्टा से था, तो मैं दिल्ली में जो इप्टा की ब्रांच थी, दिल्ली आर्ट थिएटर, शीला भाटिया वाली, उसका एक्टिव मेंबर था, बिहाइंड द स्टेज। तो मुंशी थे PPH में, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस में, रामविलास शर्मा के छोटे भाई, वो उसका बहुत जिक्र करते थे शैलेंद्र के, वो सुनाया करते थे गीत। तो मेरी पहली टारगेट था कि शैलेंद्र से मिलो। मुनीश मुझे ले गए, शाम का 4 बजे के करीब टाइम होगा, कुछ लोग बैठे हुए थे उनके पास, मुलाकात हुई, मैंने जनरल बात हुई, शुरुआती। तो मैंने उससे क्या कहा कि मैं तो खैर आपका भक्त हुई हूँ, मेरी सेकंड टारगेट है राज कपूर, जिससे मिलूँ। तो बोले कि राज कपूर से सिर्फ मैं मिलवाऊँगा, तुम अकेले जाना ही मत कभी भी। तो उन्होंने मुझे राज कपूर से मिलवाया था। और तीसरी कसम बन रही थी, तीसरी कसम में मेरी दिलचस्पी थी, इसलिए कि रेणु की कहानी थी लिटरेचर, और मैं केवल लिटरेचर को जोड़ना चाहता था,
बाद में रेणु ने भी लिखा माधुरी में। अच्छा, रेणु ने माधुरी में लिखा। हाँ, माधुरी में, बल्कि ये रेणु और शैलेंद्र मेरे घर खाना खाने भी आए थे, मैं तो उनसे मिलता था रोज़। फिर आपकी मुलाकात राज कपूर से हुई। हाँ, वो कहने लायक बात है। आप राज कपूर का जो ऑफिस था में, उसके साथ साइड में गैलरी से जीना ऊपर जाता था, वो ऊपर एक गैलरी में खुलता था। उस गैलरी में लेफ्ट हैंड को तो ऑडिटोरियम था, सामने बिल्कुल एडिटिंग रूम था। शैलेंद्र का काम इतना था कि मुझे उस कमरे में छोड़ करके वापस आ जाए। अब मैं हूँ राज कपूर है, संगम की शूटिंग हो रही थी और वो उसका एडिटिंग कर रहे थे। तो एक सीन खास की तलाश थी उनको शॉट की। वो एक बोटिंग का सीन है ना, वैजंतीमाला वगैरह का, तो उसमें एक क्रॉस शॉट चाहिए था। तो इधर से जाता हुआ बोटिंग एक नाव दूसरी तरफ से आ रही है, वो ढूंढने से नहीं मिल रहा था। बट ही टॉट मी व्हाट एडिटिंग इज। फिर मुझे नहीं मिला, छोड़ो, अब बाहर आया और वो जो ऑडिटोरियम बताया ना, वहीं से दरवाजा था अंदर। करीब 5-6 रो थी, मखमल के बड़े बड़े सोफे, सब पे टेलीफोन। अब उसमें मैं राज कपूर बैठे हैं। राज कपूर ने कहा कि तुम मेरी किसी भी फिल्म का कोई गीत सुनना चाहते हो तो बताओ, वो तो मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा जी मुझे पूरा वर्ड याद नहीं है, लेकिन एक शहर मुंबई में किसी दुकान के थड़े पर भैया लोग बैठे हैं और कुछ सीता का गा रहे हैं, पतिव्रता सीता वगैरह वगैरह, तो वो खुश हो गया। उसने कहा पहली बार किसी ने कहा कि ये गीत देखूँगा। दैट मेड मी एंड राज कपूर फ्रेंड्स फॉर एवर, क्योंकि कोई ऐसा आदमी मिला था, लड़का, मैं 33 साल का लड़का हूँ, जो उससे कोई रोमांटिक गाना नहीं सुनना चाह रहा। तो बोले क्यों चुना? मैं कह देखिए आप हिंदुस्तान के समाज को बदल रहे हैं, उसके जो बदलने की कोशिश है उस पर आपका एक ये गीत, वो सीन बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसने मेरी थिंकिंग को बदला है। आई एम नॉट ए कॉमन जर्नलिस्ट, आई एम लुकिंग फॉर सम आइडियाज। उसके बाद बोले कि तुम्हें मैं क्या बैठा कि ये आपका एक वो छतरी वाला चीज़ है ना, प्यार हुआ इकरार हुआ, उस पर वो जो जगह है, मैं जब से बम्बई आया ढूंढते फिर लो कहीं भी नहीं। अब वो खुश हो गया, बोले वो सड़क है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। मैं कहा नहीं, कैसे हो सकता है? तो उसमें तो पीछे ट्रेन भी जा रही है, ट्रेन चलती है बाकायदा, लाइट जलती है, ट्रेन की बुझती रहती है। तो बोले वो सब सेट है। तो राम आज लेकर नंबर आया था, तब तो मुझे वो सेट बाकायदा रखा हुआ था, वो दिखाया। तो ये छोटी छोटी लैम्प लगे हुए हैं, वो ट्रेन की पटरी है, उस पर ट्रेन चलती दिखाई ट्रेन। तो आई वॉज फैसिनेटेड एंड आई वॉज आल्सो फैसिनेटेड। मुझे मालूम पड़ा कि सेट होता क्या है, बारिश की शूटिंग स्टूडियो में क्यों होती है, क्योंकि लाइट कंट्रोल हो सकती है। उस दिन पहले दिन राज कपूर ने मुझे फिल्म के बारे में ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ सिखा दिया था। आपको याद आता है कि उस वक्त राज कपूर पहने क्या होंगे, कपड़े क्या उनके तन पर? सफ़ेद, उस ज़माने में सफ़ेद कपड़े पहनते, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पतलून। वो नेहरू का चक्कर था ना, रोज़ सफ़ेद कपड़े सफ़ेद। नेहरू के खास शहर, दोनों शहर के भी सफ़ेद कपड़े होते थे, राज कपूर के भी थे। बट राज कपूर ने उसे कहा चलते टाइम कि तुम शहरीन के दोस्त हो, मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला है, जब चाहो तब आ जाओ। और मैं जब तक रहा, जब चाहा तब गया। मस्त। तो ये तो हुए शैलेंद्र और दूसरे हुए राज कपूर। और किन लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत इस तरह के दोस्ताना बन गए और एक भरोसे का कम्युनिकेशन? अब मैं आपको फिर दोबारा मैगजीन पर ले जाता हूँ। हमारा पहला मैगजीन आउट हो गया। मैंने, मेरे साथ स्टाफ में 4 आदमी थे, सबको मैंने कॉपियाँ थमा दी कि जाओ इंडस्ट्री में, जहाँ कोई मिले उसको दिखाते रहो, क्योंकि आई शुड बी, दे वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन उनको मालूम तो मैगजीन है क्या। तो एक बंदा
गया शांताराम के पास। शांताराम ने कहा कि इस पर फिल्म फेयर की झलक है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने शांताराम को फ़ोन किया। मैं कहा अन्ना साहब 6 महीने बाद आप मुझे अपने आप फ़ोन करेंगे कि मैगजीन इंडिपेंडेंट है। 6 महीने बाद फ़ोन किया, हम लोग दोस्त हो गए, क्योंकि मैं उसके रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। शांताराम की बात चली है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शांताराम को कोई दिन थी जिनकी 70वीं 75वीं 60वीं जो भी था, मैंने माधुरी के कवर पेज पे छापा था और हेडिंग एक पूरा किला है, चित्रपति शांताराम। ना उस ज़माने में शांताराम को कवर पेज पे कौन छापता? we became the person who could talk to anybody any time. मैं ये भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक मैं था और मेरी फैमिली, मैं वाइफ और 2 बच्चे, जिसको शांताराम ने अपने स्टूडियो में खाने पे बुलाया। और वो मराठी स्टाइल का कई कटोरियाँ हैं। जो चीज़ मुझे सबसे पहले खाई मैंने वो थी आम के रस्ते कचौरी पूरी, वो महाराष्ट्र का खास। ये बात है, पंजाब की मराठी संस्करण बन चुका था, डॉक्टर राघुराम वाला, और नया बनाने वाले थे वो। तो वो मैंने मतलब पिज्जा दिखाई थी और मैंने कहा था कि ये तो हिंदी में बननी चाहिए, पर वो ऑलरेडी बना रहे थे। एक बात और, मैंने माधुरी क्यों छोड़ी, इसके पीछे भी शांताराम का हाथ है। इस सेंस में कि आई गेन फ्रॉम हिम। उनका कोई राजकमल के बल्ले के 25 साल तक क्या थे फंक्शन था, तो मुझे बुलाया था नीचे हॉल में, मैदान में। पंडित जसराज के बेटा, उनका दामाद था जसराज, एक नाटक कर रहा था, राज को चाहिए पसीना। शांताराम को मालूम पड़ा ऊपर कि हम लोग आए, पूरी फैमिली, मैं, वाइफ और 2 बच्चे। तो उसका आप मेरे पास ऊपर आइए, क्या करूँ। जो स्टूडियो था उसके अंदर 1 मंजिल ऊपर शांताराम का ऑफिस है, लेकिन वहाँ जाने के लिए लिफ्ट थी, मखमल की जड़ी हुई, दीवारें भी मखमल की, फर्श भी मखमल का, और टेलीफोन भी लगा हुआ है। मैं बड़ा इम्प्रेस्ड, ऊपर पहुँचे, उनके ऑफिस में गया। अब शांताराम ने मुझसे कहा, अरविंद ये जो तुम देखते हो माया फैली हुई, ये सब मैंने कमाई है, लेकिन 1 मिनट मैंने ये काम कोई फिल्म पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई, वो बनाई जो मैं बनाना चाहता था। उससे कुछ दिन पहले लड़की सह्याद्री की पिट चुकी थी, लड़की सह्याद्री की, सह्याद्री एक फिल्म बनाई थी उन्होंने। हाँ, लड़की सह्याद्री की, सह्याद्री की, याद्री में अखबार मैगजीन, वो पहाड़ है ना सह्याद्री। अच्छा अच्छा, लड़की सह्याद्री की। हाँ, पहले दिन पहले शो में ही पिट गई। तो शांताराम का मैंने वो प्रिंट मंगवा करके, डिस्ट्रीब्यूटर सारे पैसे वापस किए, प्रिंट मंगवा करके अपने स्टूडियो में जला दिया। ये साबित करता है कि मैं जो बनाया वो मैं चाहता था इसलिए बनाया था, पैसे के लिए नहीं बनाया, और मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन तो मैंने उनको विश किया ऐसे ही कि अन्ना साहब आप 100 साल दिए, उनका रॉन्ग, आप ये विश कीजिए कि मैं जब तक रहूँ काम करता रहूँ। आई शुड बी वर्किंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। दूसरी बात ये कि मैंने वो बनाया जो मैं चाहता हूँ। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, मैं वो बनाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं सोचता रहा दिमाग में मेरे कि यार मैं जर्नलिस्ट तो बनना चाहता नहीं था। मैंने तो कभी सपना देखा था कि हिंदी में थिएटर हो जब मैं 23 साल का था, तो वो तो हुआ ही नहीं ना। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार काम वो करना है जो चाहते हो, जब मौका हो तो उसका इंतजार करो। बट मेरे माधुरी छोड़ने के पीछे एक इंस्पिरेशन शांताराम भी थे। मैंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा है ये। अच्छा, तो ये फिल्म पत्रकारिता करते हुए जितना भी समय आपका माधुरी के साथ गुजरा और मुंबई में गुजरा, फिल्मों की दुनिया को आपने कैसा पाया? क्योंकि फिल्में तो हमारे समाज का बहुत अभिन्न अंग हैं,
और उनमें जो लोग काम करते हैं, उन फिल्मी दुनिया का जो हिस्सा हैं, उस दुनिया को आपने, क्योंकि आप इनसाइडर नहीं थे और आपको इनसाइडर रहना भी नहीं था, ना तो आपको फिल्में बनाना था, ना फिल्मों से कुछ हासिल करना था, आप एक आउटसाइडर की तरह गए और उसी डिटैचमेंट के साथ फिर वापस आ गए। मेरे दोस्ताना सबसे हो गया, लेकिन उनके घर तक मैं कभी नहीं पहुँच गया। मैं राज कपूर था, मैं राज की फैमिली में कभी नहीं गया। शैलेंद्र ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई हो गए थे, वो फैमिली, हमारी फैमिली ऑलमोस्ट एक ही हो गई। तो कोई भी बीमारी मान लो, किसी बेटे को मेरे को कुछ हो गया तो वो डॉक्टर को लेकर वो जाते थे, तो वो बताते थे वगैरह वगैरह। तो मैं जैसे मान लो सुनील दत्त का मेरा बहुत नज़दीकी संबंध हुआ। उसकी भी एक कहानी है। गांधी जी का बर्थ 1869 में हुआ था ना जी, तो 1969 की बात है, गुजरात में दंगे हो रहे थे। सुनील दत्त सोशली कॉन्शियस पर्सन था, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कैंप कॉर्नर पे, शालीमार होटल का क्या था उसकी छत पर, कि साहब ये गांधी जी के 100 साल में उसमें भी झगड़े हो रहे हैं। तो मैं कहा आप बताइए कि 100 साल क्यों, हर साल कब कोई भी जगह क्यों हो रहा है? सवाल तो जन्मदिन का ही है, कोई बात हुई कि जन्मदिन के साल में क्यों हो रहा है, दंगे हो क्यों रहे हैं? दिस मेड अस वेरी क्लोज, एंड यू कि वी आर सेम, बिलोंग टू सेम थिंग। तो उसके बाद जो हम लोग खुले तो बिल्कुल हर जगह मैं वहाँ का होता था। आपने शायद ये फोटो देखा हो मेरा जी, और सुनील का, मुझे उसके एक एटेंडम जो भी दिमाग में आ रहा है, रेशमा शेरा बन रही है। रेशमा शेरा के बनने के पीछे कई ट्रेजेडियाँ थी। उससे कुछ दिन पहले सुखदेव नाम का एक फोटो फिल्म मेकर था, जिसने एक फिल्म बनाई थी, उसमें लेकिन जूम बहुत होता था, तो सुनील उससे बहुत प्रभावित था। तो उसने उसका एडिटर बना, संपादक को कहते डायरेक्ट तुम करोगे। फिल्म बन रही थी, बहुत घटिया थी, सारी कंडम की गई, कंडम कर दी गई, दोबारा शुरू की। किसने क्या वजह हुई थी, दोबारा कंडम हुई। तीसरी बात सुनील ने अपने हाथ में ली। तो यहाँ अमिताभ का भी आना चाहिए था कायदे में, वो बाद में। तो एक बार उसके घर के अंदर एक अलग स्टूडियो था, मैं एक ऑडिटोरियम में था। तो मैं काफ़ी प्रभावित था उस फिल्म से। जैसे बीच में मुझे जब ब्रेक होता है ना तो टॉयलेट जाना था, टॉयलेट था एडिटर्स रूम के बीच में से। वहाँ किसी ने लिखा था कि इट विल बी ग्रेट फिल्म ऑफ समथिंग लाइक दैट, कुछ लिखा हुआ था किसी भी उसके स्टाफर ने। तो मैंने उसके नीचे लिख दिया आई एग्री। क्या लिखा था? तो ये फिल्म बहुत बढ़िया बनेगी, इस टाइप का कोई अंग्रेजी में था। तो मैंने उसके लिए दिया आई एग्री। दिस मेड अस, वो उसके किसी आदमी ने पढ़ के रात को सुनील को बता दिया कि अरविंद ने लिखा है। तो दिस ब्रॉट अस फर्दर क्लोजर। लेकिन फिल्म चली नहीं, फिल्म नहीं चली, इट वाज बाउंड टू फेल। देखो एक तो ओवर बजट हो चुकी थी, जो फिल्म दो बार स्क्रैप हो, तीसरी बार बन रही, तो जितना खर्चा आप प्रॉफिटेबल होगी, सफल भी हो जाएगा, तो प्रॉफिट नहीं देगी। जैसा न्यू नोन वेरी फिल्म द बिगिनिंग, लेकिन फिल्म चली ही नहीं। सुनील दत्त बैंकरप्ट हो गया, मकान गिरवी रखा गया। संजय दत्त जो तब सेंट जेवियर्स में पढ़ता था चर्च गेट में, उसको बच्चों ने मजाक उड़ाना, कारों में जाता था, बस में जाता था, ट्रेन में, लड़कों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसने स्कूल छोड़ दिया। मैंने वो दुख के दिन देखे, रोता था वो, उसका फिल्म कैरियर चौपट हो गया। दोबारा इत्तेफाक से जब वो नागिन आई, नागिन से वो दोबारा हो रहा, और उसको मुझ पर इतना भरोसा। अरुण कौल थे मेरे दोस्त, एक जो आल फिल्म के उस ज़माने में पैरोकार थे। तो मैंने सुनील से कहा यार वो अरुण को एक चिट्ठी लिख दे कि मैं तेरी फिल्म में काम करूँगा, तो फ़ौरन लिख के दे दी। अरुण नहीं बना पाया, दूसरी बात है, लेकिन सुनील जस्ट इमीडिएटली रोट ए लेटर कि आई अगेन टू वर्क इन योर फिल्म। इतना क्लोज रिलेशनशिप हो गई थी। फिर मैं अपने उसी सवाल पर आऊँगा
कि इस फिल्मी दुनिया को आपने कैसा पाया जब आप मुड़कर देखते हैं कि इस दुनिया में जो कि आपको मनोरंजन और मोटिवेशन देती है दुनिया, खुद अपने अंदर वो कैसी है? देखो, मैं इस तरीके से दूसरे तरीके मेरे दिमाग में तो मैं क्योंकि सरिता में और कैरवान में काम करता, तो आई हैड आर्ट्स इन माई माइंड। तो मुझे लगता था कि ये जो पेड़ों के गिर नाचते हैं ना, ये कोई फिल्म नहीं है। उस ज़माने में वो चल रहा था, राजेंद्र नाथ कुमार और वो वैजयंत, कोई भी सब नाचते गाते नज़र आते थे और वो पब्लिक बोर हो गई थी। तो उसी ज़माने में सत्यजीत राय की फिल्म बननी शुरू हो गई थी। कुछ लोग हिंदी बम्बई में भी एक्सपेरिमेंट करने की सोच, बी आर चोपड़ा ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि ये मैं कोई गाना नहीं होगा, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बनाई उसने फिल्म अच्छी थी वो। तो देखो ये तो एक एग्जाम्पल। लेकिन तब अरुण कौल वगैरह ने फिल्म फोरम नाम से एक संस्था बना रखी थी और आर्ट फिल्म मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं उनके सपोर्ट, और माधुरी बिकेम देयर मुखपत्र कहते ना, हाउस मैगजीन। तो हम माधुरी स्टूड फॉर आर्ट फिल्म्स, उसको समांतर सिनेमा नाम मैंने दिया था। लोग पैरेलल सिनेमा कहते थे ना, तो एक तो हिंदी में कहते समानांतर, तो मैंने कहा करें इसको समांतर कहेंगे, समांतर सिनेमा नाम मैंने दिया था। मृणाल सेन की पहली फिल्म। दोनों में अंतर क्या, समानांतर और समांतर? एक ही मतलब है, तो सब अंतर समान अंतर, बात तो वही है ना। बीच में एक नया खाल गायब कर दिया बस। किताब में बात समांतर कुछ नाम भी मेरी किताब के सीधे बना। तो उसमें मैंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिनों में निराशा भी हुई है, क्योंकि वो लोग, उनकी जो जैसे मणिकौल था, तो वो उनकी जो निगाह थी टेक्निक पे ज़्यादा थी, सोशल कंटेंट पे कम थी। अगर 400 ब्लोज जैसे मान लो फ्रेंच फिल्म थी जो बहुत ही पावरफुल, उसमें टेक्निक भी थी, सब्जेक्ट भी था। इनकी फिल्मों में टेक्निक थी, सब्जेक्ट नहीं था। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि कब तक चलेगा ये फिल्म। बनी, चल भी नहीं पाई कुछ, ऑलमोस्ट 2 फिल्म थी सिवाय मृणाल सेन की भवन शो के, कोई फिल्म नहीं चली। मैंने भवन शो पे पूरा आर्टिकल लिखा है। तो ये जो मामला था, तो मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है। जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो तो डिजर्व भी नहीं करते, और अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ बिना मतलब। आपको याद, मैंने पूरा एक विशेषज्ञ निकाला था समांतर सिनेमा, उसकी कॉपियाँ मैंने हर हिंदी इंग्लिश मैगजीन में रिव्यू करने के लिए भेजी और सबने बहुत तारीफ़ की उसकी। लेकिन मूवमेंट चल नहीं रहा था क्योंकि कंटेंट नहीं था। अगर अमिताभ बच्चन की जंजीर ना आती तो वो उसी में घिसट। अमिताभ के बच्चन की जंजीर ने जो कंटेंट की कमी थी वो तोड़ दी। कंटेंट एंगर। इससे पहले क्या फिल्में देखें तो वही आई मिलन की बेला, फलाना फलाना, यहाँ फिर कहाँ मिलोगे, यहाँ कोई आता जाता नहीं, कब मिलोगे कहाँ, वो इस तरह की फिल्म वो। और दूसरे ऋषिकेश और वासु भट्टाचार्य भट्ट एक डिफरेंट फॉर्मूला लेके आए जो उन टेक्निक वालों लोगों से अलग था। मतलब मणिकौल से या कुमार शानी से या और भी दूसरे बहुत लोग थे। तो एक बार निर्मल वर्मा से मेरी बात हुई थी बम्बई में। मैं कह वो बोला इसमें फिल्म चलती क्यों, मैं कहता इंडियन नहीं है वो, इट डजंट बिलोंग टू इंडिया। बोले क्यों, वो तो हिंदी में तो है। मैं भाई ये हिंदी है, इसके बारे ये नहीं है कि वो इंडियन फिल्म भी है, सब्जेक्ट इंडियन है। तुम्हारी जो इंस्पिरेशन है टोटली, मतलब ये जो डायरेक्टर है ये फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हैं। वासु चटर्जी ऑडियंस के लिए बना रहा है, ऋषिकेश तो खैर कमाल का ही था। तो ये मुझे बहुत निराशा भी हो रही थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि मन में तो आइडिया, पर ये तो आइडिया फिर हो रहा है, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या। फिर एक रात क्रिसमस 26 दिसंबर, तो कुछ प्रोड्यूसर्स ने एक इनवाइट किया था, अकेला बिल्कुल सन एंड सैंड होटल के पीछे घास के मैदान में। अब मैं बेवकूफ़ आदमी,
मैं अपने साथ में वाइफ को भी ले गया, एक दोस्त को भी ले गया, उसके बेबी को भी ले गया, और वो सब चढ़े, मतलब वो स्टेप्टेज डांस था। मैं घर लौटा तो यार मैं कहा मैं इस काम के लिए पैदा हुआ क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं रियली बताता हूँ कि पूरे 2 घंटे दिमाग में कब, क्यों, क्या, क्यों, किस लिए, कब तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो काम करूँगा जो मैं चाहता हूँ। वो चाहता क्या हूँ? समांतर कोश। अब कैसे बनेगा? मैंने भाई जब मैं दिल्ली में था कुछ थोड़ा फ्रीडम स्ट्रगल से संबंध था मेरा। मैंने देखा था कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चे सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, काम उनका भी काम नहीं चल रहा, वो बिजनेस नहीं चल रहा, उनके बच्चे नहीं चल रहे हैं। तो मैं कहा मैं ऐसा एडवेंचर क्यों नहीं करूँगा। तो मैंने वाइफ ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, बच्चे पढ़ने के लायक, सिटी छोड़ने लायक हों, हमारे पास इतनी सेविंग हो कि गुजारा हो सके, बच्चों की पढ़ाई होती रह सके। इसलिए हमने तय किया कि 78 मई में हम छोड़ेंगे। और मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया सबको बता दिया, रमा जी को बता दिया। रमा जी बोले कि क्यों क्या तकलीफ है? मैं कहा मुझे अपना पढ़ नहीं लगता। बोले अपना पढ़ नहीं लगता तो क्या रहा है? मैं कहा मैं वो करना चाहता हूँ जो चाहता हूँ। वो समझिए कि मैं किसी बड़े अखबार का एडिटर बनना चाहता हूँ, कभी क्या धरनी को बन जाओ, कभी क्या नवा टाइम्स में संपादक बन जाओ। मैं कहा मेरा ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। मैं फिल्म में आया हूँ, मैंने बहुत सीखा है, लेकिन जितना सीख सकता था वो सीख आई रीजन अबाउट इट। तो ठीक है। बाकी जब मैं छोड़ रहा था, मैंने रिजाइन कर दिया था बाका, तो अशोक जैन थे उस ज़माने में चेयरमैन, उनका फ़ोन आया दिन में, मैं घर में पैकिंग कर रहा हूँ दिल्ली की। वो एक बार मिल लो, मेरे सबसे बड़ा अच्छा है। मैं कहा अशोक जी मैं आपसे मिलूँगा छोड़ने के बाद, मिलूँगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि मैंने तय कर लिया, आप तो बात तो डायरेक्टली क्या सैलरी की बात होगी कुछ और, लेकिन मेरे पास तो काम है, तो वाई शुड नेवर फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपने आखिरकार माधुरी छोड़ दी और फिर बाकी पूरा जीवन और अभी भी आप इसी काम में लगे हैं जिसका संबंध कोश और थेसॉरस और फिल्मों से भी जुड़ा हुआ। अभी तो आप कॉलम भी लिख रहे हैं जी। लेकिन हमको ये बताइए कि ख़ासतौर पर अगर हम माधुरी के कुछ पुराने कवर याद करें, उसमें कवर के फ़ोटो सिलेक्शन में भी आपकी एक अलग विशिष्ट दृष्टि से आपने काम लिया, वो बताइए। फिल्म फेयर, देखिए हमारा मुकाबला फिल्म फेयर तो स्टार स्टाइल बाद में आया था, वो लोग सजावटी फ़ोटो छापते थे कि लड़की है तो बहुत सुंदर लगे, लड़का है तो वो अच्छा सा लगे, बट नो कंटेंट, नो एक्शन, जस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। मैंने पहले ही सोच के तय किया कि हम जो है एक्शन देंगे। मीना कुमारी का फ़ोटो था, तो शाम को ये तय हुआ कि वो एक मोबिन अंसारी थे जो उनका काम देखते थे, वो बोले कि चलिए मीना जी से। क्या नाम? मोबिन अंसारी। अच्छा। ये उनके पब्लिसिस्ट शॉर्ट क्लास में थे, मतलब पब्लिक रिलेशंस। तो हम वो पूर्णिमा के सेट पे गए। मीना जी ने कहा आपको क्या चाहिए? ये मैं बदनाम होने से बचा। मैंने कहा मीना जी ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप उधर बाईं तरफ ऊपर देख रही हो, जैसे कोई सपना देख रही हो, लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर। बोले कितना फोटो चाहिए? बस्ट। तो शी बिकेम केयरलेस। फोटो ने लिए पूरा, आई मीन यहाँ तक का हाथ में रखा होता, और साहब वो फ़ोटो वो सब प्रोसेसिंग हो गई, कवर पेजेस के प्रूफ मेरे मेज पर रखे हुए थे। किशन से अंदर भाईजान आ गए, कल मर जाओगे। मुझे पता ही नहीं था कि मीना जी की उंगली कटी हुई है, कटी हुई उंगली दिखाई दे रही थी। मैं पसीने से पता कि यार तो मैगजीन तैयारी हो गया, तो भागा फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में गया। वो दो आदमी थे इंसान,
एक डेंगो था पुर्तगाली, वो नहीं, एक था जर्मन नाडिग। तो मैंने कहा भैया ऐसा है देख कि ये लोग क्या करते थे? ये फोटोग्राफर डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, प्रोसेसिंग के और प्रिंटिंग के। क्योंकि तो मैंने कहा भैया देखो ये हुई गड़बड़, तो तुम इसको निकालो। तो फिर दोबारा उसको ऐसे लाइट किया वो फोटो हिस्सा निकल जाए, लेकिन अगर वो छप जाता तो कलंक का टीका पहले दिन निकल जाता, कलंक का टीका लग जाता, कलंक का टीका लग जाता। अच्छा, और बताइए, कवर में एक तो ये आपने बताया कि उसमें आपको एक स्टैटिक डेकोरेटिव सजावटी फोटो, एक्शन चाहिए था, एक्शन चाहिए था, और ये कि अच्छा हो, फोटोग्राफी कमाल की होनी है। तो मैं तमाम लोग थे, जैसे भी टाइम से इंडिया में खुद 4 आदमी थे, जितेंद्र आर्य था, महाजन था, कुलकर्णी था, एक कोई और था, अभी याद आ जाएगा, बालकिशन से बाद में मुझे मालूम पड़ा एक रिश्ता और भी है उसके साथ, दिल्ली की, जहाँ पर रहती थी गोल मार्केट नहीं, ये अपना जहाँ नत्थू वगैरह है ना, नत्थूराम, बंगाली मार्केट। तो जब सरिता में था तो हमने एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन किया था, वो उसके साथ जीती थी बालकिशन की। तो ये मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ी, लेकिन एक रिश्ता सा बन गया था बालकिशन से। तो अब मैं एक्शन की बात करें तो टॉपिकलिटी भी एक चीज़ होती है, हर मैगजीन एडिटर को प्लान करना पड़ता है कि क्या चीज़ तब 2 महीने जब मेरा मैगजीन है क्या सब्जेक्ट टॉकिंग पॉइंट होगा। तो जैसे दिलीप कुमार की शादी, हमें मालूम है कि शादी होने वाली है। अब कंपटीशन ये है कि कायदे ये था कि हर मैगजीन 2 हफ्ते पहले बाकायदा तैयार हो जाता था, और शादी हो रही कल शाम परसों मैगजीन रहेगा। तो मैं फिर गया डेंगो के पास और नाटिक के पास, मैं कहा देखो जी भैया ऐसा है कि कुलकर्णी नाम का जो मेरा फोटोग्राफर है, ये शादी में जाएगा, शादी की फ़ोटो लेके आएगा, आप अपने आप छाट लोगे और अपने आप छाप दोगे। इससे बड़ी एक्शन क्या मिलेगा? दिलीप की और उसकी सायरा की शादी, वो भाई थी, शादी के अगले दिन वो मैगजीन मार्केट में था, और अगले एक भी वर्ड नहीं था शादी के बारे में, सिर्फ कवर पेज था, लेकिन सेलिंग पॉइंट था। एकदम से जो डिमांड बढ़ी है तो मैगजीन छापना पड़ा बार बार। आपने जब शुरू किया होगा तब माधुरी कितनी छपती रही होगी, और अपने हेडेज में कितनी? जब शुरू किया था तब तो 20,000 से शुरू किया था, जब मैं छोड़ा तब 1.5 लाख बिकती थी। टाइम्स का तब लार्जेस्ट सेलिंग मैगजीन थी, धर्मयुग से फिल्म फेयर से आगे। और तब जब माधुरी स्टैंड पर होती थी तो और कौन सी फिल्मी पत्रिकाएं लोग पसंद किया करते थे? हिंदी की कोई नहीं थी, अंग्रेजी की थी, स्टार एंड स्टाइल था। मैं बाप ये बात, खुशवंत सिंह जब वीकली के एडिटर बने। खुशवंत सिंह क्या हुआ? इलस्ट्रेटेड वीकली के जब एडिटर बने, वो और मैं अकेले संपादक थे, जो चर्च गेट की दुकान के सामने खड़े होकर के देखते थे कि कौन आदमी खरीद रहा है, ये विश्व नो कौन खरीदता है। क्या पता चला आप लोगों को? तो हर एक उसको अपना मालूम पड़ा, मुझे अपना मालूम पड़ा कि भाई ये क्लास के लोग हैं जो मेरा मैगजीन खरीदते हैं, वो क्या चाहते हैं। अब देखिए, मैं बेसिकली आप अगर लिटरेचर में जाएं तो फ्रेंच, इंग्लिश, शेक्सपियर और बेन जॉनसन दोनों बड़े ड्रामेटिस्ट थे। शेक्सपियर चलता था, बेन जॉनसन नहीं चलता था। बेन जॉनसन टेक्निकल ड्रामेटिस्ट, आई मीन जो ग्रीक आर्ट से 3 यूनिटी होती है ना, टाइम वगैरह वगैरह, शेक्सपियर को इसकी परवाह नहीं थी। वो बाजारू नाटककार था, लेकिन उस बाजारूपन में माल बढ़िया पड़ता था। तो इसलिए मुझे जब ये बात हम कर रहे हैं समांतर सिंह ना, बाद में बड़ा होगा, फिल्म रेलेवेंट होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। वो बात हम जो है बल्कि दिल्ली आकर के मैंने सीखा कि कॉमर्शियल फिल्म ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आम आदमी की नीड को एड्रेस करती हैं। मान लो दहेज का झगड़ा था तो सुनील दत्त ने भी फिल्म बनाई, और उन्होंने बनाई, या डाकू थे, सुनील दत्त ने मुझे जेंडर बनाई,
उसने राम और श्याम, क्या था डाकू की फिल्म थी ना दिलीप कुमार की, जी। भोजपुरी में, और राज कपूर ने ये वो जिस देश में गंगा बहती, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ देम वर बीइंग टॉपिकल, दे वर एड्रेसिंग व्हाट द ऑडियंस वांटेड टू नो। शोले में क्या है ये कि कानून के हाथ कट गए हैं, उस ज़माने में बहुत आगे बदलनी चाहिए, और कानून को अगर बदला लेना है तो क्रिमिनल्स को ही साथ में लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट यही है ना, दिस इज द मैसेज विच इज नॉट कन्वेड ओपनली बट इट गोज टू द ऑडियंस इमीडिएटली। जब वो उसके प्रीमियर पे JPCP मेरे अच्छे संबंध थे, तो मुझे बात आपका कैसा है, मैं कह दिस फिल्म टू बीट ऑल द वेस्टर्न्स मतलब अमेरिका की वेस्टर्न फिल्म्स जो बहुत चलती थी, दिस इज फिल्म टू बीट वेस्टर्न्स ऑल टुगेदर, एंड इट डिड। उससे बड़ी कोई फिल्म ही नहीं बनी, क्योंकि सिंपल सी बात है और बड़े ड्रामेटिक तरीके से बताई गई है। दोस्त हैं, क्रिमिनल्स हैं, बड़े आदमी हैं, क्रिमिनल्स हैं पर बड़े आदमी हैं, जिसने उनको पकड़ा है उसको बचाने के लिए जान लगा दिया। उसी वास्ते बाद में ठाकुर जाता है कि वो कहाँ हैं जो मेरा बदला ले गब्बर सिंह से। बहुत दिन बाद मैंने रमेश सिंह पे जो डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि गब्बर सिंह को पागल किसने बनाया, सन की, बोले वो हमने बनाया, कहानी में नहीं था। ये डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है कि उसके कैरेक्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हर सीन देखिए आप कि हर सीन इंटरेस्टिंग है। शोले में है ना, हम मैं अंग्रेज ज़माने का जेलर हूँ, उसमें आप देखिए हर जो एपिसोड है ना वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, पूरी फिल्म को आगे बढ़ाता है। ये टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये फिल्म बन जाती है, बनाई नहीं जाती। ये JPCP कोई फिल्म बाद में वैसी नहीं बना पाया। हम आपके कौन बनाई, कोई नहीं, वो बाद में सिर पीटते रहे, सारे जन बन जाते फैमिली, लेकिन बन नहीं पाई। ये उपकार मनोज ने बहुत फिल्म बनाई, लेकिन उसके बराबर कोई नहीं बनी। क्लियर कट मैसेज था कि जो भी था, मतलब इट वाज क्लियर कट मैसेज। वो फिल्म बेटर है, आर्ट फिल्म बेटर है, कोई पता ही नहीं। हिंदी फिल्म, इंडियन फिल्म, अगर मैं आपको स्टैंडर्ड एरा तक ले जाऊँ तो हमेशा टॉपिकल रही है। आप शायद नाम था महात्मा विदुर, शांताराम महात्मा विदुर बने थे, प्रभात की थी शायद, साइलेंट, लेकिन उसमें महात्मा विदुर गांधी की इमेज है। पहली फिल्म है हिंदी हिस्ट्री में जो बैन की गई थी कि सरकार को नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं ये कह रहा, अब मैं बाकायदा दावे के साथ कहता हूँ कि आर्ट फिल्म से बेटर वो फिल्म है जो सोसाइटी को डायरेक्टली एड्रेस करती हो, सोशल इश्यूज को एड्रेस करती है। धर्मात्मा की बात कर रहे हैं आप? मैं धर्मात्मा की नहीं, विदुर में का जो कैरेक्टर है वो गांधी जैसा लगता है। पहले उसका नाम महात्मा रखा गया था। ये नहीं मुझे मालूम, मुझे विदुर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लेकिन शांताराम आखिर तक कोई ना कोई सोशल रैली में आदमी फिल्म आपने शायद देखी, मैंने कई बार देखी है, उस पर लिखा भी देवदास आई थी सैगल वाली, वो बहुत अच्छी फिल्म थी बस। लेकिन शांताराम कहता है कि ये तो क्या जनानापन है, बर्थ होना चाहिए हीरो को, उसके लिए वैश्या के लिए घर छोड़ देगा, मतलब जो भी है। तो उसने आदमी बनाई थी, इसको जवाब से वो ये शांताराम जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे, केवल शांताराम नहीं है, राज कपूर खुद श्रीमान 420 है, सोशली वैलिड फिल्म है। और अगर हम उसकी बात करें तो मेरा है जूता है जापानी, मेरे ख्याल में नेशनल सॉन्ग है। मैं उसको इंडिया का जो बन रहा था इंडिया, उसका नेशनल सॉन्ग मानता हूँ कि हम सब कुछ दुनिया से लेंगे लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं।
यहाँ पर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जब तक आपने माधुरी संपादित की, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि आज की फिल्म पत्रकारिता, फिल्म प्रमोशन ज़्यादा है, फिल्म का प्रचार ज़्यादा है, फिल्म पत्रकारिता उसमें तब भी थी फिल्म जर्नलिस्ट बिकते हैं। मैंने बिकते देखा है बम्बई में फिल्मों के रिव्यू खरीदे जाते थे। एक किस्सा है, वो पे लंदन थे प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार के साले, तो उन्होंने सब जर्नलिस्टों को सूट लेन दी। क्या दी? सूट का कपड़ा। अच्छा। सब रिव्यू प्रीमियर पे पहनने आ गए रिव्यू। तो मालूम पड़ रहा है कौन लोग बिके हुआ है कौन नहीं है। सिंपल की बात है ना। ये मैं अपने नाउ अगेन कमिंग टू माधुरी, अशोक जैन तब चेयरमैन बन गए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन। रमा जी मर चुकी थी, शांति साहब प्रसाद। वो अशोक जैन वो मुझसे कहे कि ये जो आप लोगों को भेजते हो अपने खर्चे पे टैक्सी के, वो लिखते तो आप उसको पेमेंट भी करते हो? हाँ मैं करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि मुझे जानता हूँ मैं उनको रिवार्ड तो मैं दे नहीं सकता, इनके रिमांड आप करने नहीं दोगे, तो हाउ टू कीप हिम ऑनेस्ट? लेट हिम वर्क, बट लेट हिम बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। मुझे आप बता दीजिए, कोई और जर्नलिस्ट ला दीजिए जो ऑनेस्ट हो, मैं रख लूँगा और पैसे नहीं दूँगा। लेकिन टू मी फिल्म की, मैगजीन की में इंटेग्रिटी, मतलब हर मैगजीन में, हर अखबार में आजकल तो सुना न्यूज़ भी बिकती है, मालिक लोग खरीदते हैं, मतलब मालिक लोग स्पेस बेचते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि फिल्म जर्नलिस्ट हमेशा, हर जर्नलिस्ट हमेशा थोड़ा बहुत ओपन रहा है टू गेट सम मनी। मैंने देखा है एडिटरों के घर पे बड़े बड़े नेता आते हैं किसी खास बात तो गिफ्ट दे के जाते हैं। क्यों दे के जाते हैं? मैं कई एडिटरों को देखा है, बड़े बड़े एडिटरों के, उनके घर, और वो बड़े खुश होते हैं कि फलाना हुआ था और ये दे गया था। वो क्या हो रहा है? वो खरीद फरोख्त हो रही है, आज भी हो रही है। आज तो खैर ज़्यादा हो रही है, आज तो इसके बगैर भी हो रही है। लेकिन फिल्म हर जर्नलिज्म बेसिकली, एक जो जर्नलिस्ट क्या चाहते हैं कि मेरी जान पहचान है, मैं अपना काम निकाल लूँगा। कई बार होता है मालिकों का काम, कई बार एजेंट, एडिटर मालिक के एजेंट का काम करता है। ये आपने ये भी गौर किया होगा, जिसको बलराज साहनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा, कि जब तक आपके दिन अच्छे हैं, जब तक आप चर्चा में हैं, जब तक आपकी फिल्में कामयाब हो रही हैं, लोग आपको पूछते हैं, और उसके बाद फिर करेक्ट आपको कोई पहचानने से भी इनकार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या नाम था वो जो गाली बना है उसके सौरा मोदी की फिल्म में? भारत भूषण मेरठ का था। मेरठ के? और मेरठ के एक राय साहब फैमिली का बेटा था, उसकी ससुराल भी राय साहब में थी मेरठ के। मैंने और मेरा उससे बहुत नज़दीक रिश्ता हो गया, क्योंकि एक तो साहित्य का प्रेमी था। जो उसका बंगला था उसमें पीछे खुले मैदान में संगमरमर की जगह थी, जब वो संगीतकारों को बुला करके वहाँ गाना गवाता था। वो मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ही डाइड ऑन द रोड, ऑलमोस्ट ऑन द रोड। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि पैसा बचाया कैसे जाता है, खर्च करता था। मैं बाकायदा रशिया में, वो बरेली में अकेले रहता था और बीमार था, तो जाना था, जाने के पैसे नहीं थे, और किसी ऑटो वाले ने बैठा लिया था, तो रास्ते में मर गया था। वो बहुत खराब हालत होती। उन लोगों को पता ही था कि हाउ टू कंजर्व मनी। उससे जैसा मुझे तो उसके डेथ के बारे में बहुत बात मालूम पड़ा। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अरविंद जी, अपनी फिल्म पत्रकारिता छोड़ने के बाद भी आपने फिल्म पत्रकारिता देखी होगी, देखते ही हैं, आज भी देखते हैं। कैसा एहसास है आज की फिल्म पत्रकारिता? आपको बताऊँ, मैं घर से निकलता रही हूँ,
मुझे घर से निकले हुए, इस कमरे से, इन 2 कमरों निकले हुए करीबन 1 हफ्ता हो जाता है। तो मेरा मास कांटेक्ट निल है। मैं जो कुछ है टीवी देखता हूँ, खबरें, या फिल्में देखता हूँ, फिल्म बहुत देखता हूँ। अभी कौन सी देखी होगी हाल में? अभी हाल में मैं कुछ देख नहीं चाहता था, देख नहीं पाया भारत, क्योंकि उसकी इतनी बुराई आई कि मैंने कहा कि बजाओ भैया। अभी हाल में देखी हुई अच्छी कोई फिल्म बताइए जो आपको भी अच्छी लगी हो। ऐसे याद करना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ बता दो। देखिए ये घर है ना, इसके सामने क्रॉस रिवर मॉल में एक हॉल है, मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ मॉर्निंग में। उस वजह ये है कि वाइफ का टांग ठीक नहीं है, तो हम लोग बेसमेंट में गाड़ी पार्क करते हैं, ऊपर चढ़ के सीधे मॉल पहुँच जाते हैं। अरे मैं रुक जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, मैं टिकट खरीदता हूँ, ऊपर पहुँच जाता हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म अमेरिकी की, वो बजरंगी भाईजान। कौन सी? बजरंगी भाईजान। देखो उसके बाद तो बहुत आई हैं, मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं फिल्मों के बारे में अब हुआ क्या कि एक मेरा जान पहचान का था, संजीव श्रीवास्तव। उसने पहले छाप के निकाला था मैगजीन पिक्चर प्लस, वो चल नहीं पाया। तो उसने सोचा कि मैं इसको ऑनलाइन कर लूँ। दिल्ली का है कोई? दिल्ली का ही है। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए एक फीचर निकालिए फिल्मों पर, संडे के संडे हम इश्यू करेंगे। तो मैं उसमें हर संडे मेरा एक छपता है, मैंने शायद आपको दिखाया भी था। जी जी। तो वो काफ़ी लोग, सबसे ज़्यादा चला था रजनीगंधा पर। रजनीगंधा फिल्म का जो मैंने रिव्यू लिखा था वो इतना पसंद आया लोगों को कि मैं क्या करता हूँ कि मतलब डायरेक्टर लिया वासु चटर्जी। अब उसके तो पहले तो उसकी जनरल आर्टिकल उसके बारे में, फिर बाद में एक उसकी फिल्म, उसका रिव्यू करता हूँ डिटेल्ड। तो उसमें तो रजनीगंधा में कैसे स्टोरी डेवलप होती है, तो उससे बढ़िया स्क्रीन प्ले वासु चटर्जी कभी बना ही नहीं पाया। उस बहुत फिल्में देखी उसकी मैंने, मेरा दोस्त भी था, लेकिन जो बात रजनीगंधा में थी वो सब एंटरटेनमेंट बता, पर वो जो डेप्थ थी ना, द बेसिक इश्यू एक लड़के के मन में है कि क्या करूँ। जैसे शुरू होते उसका डर है कि मैं कुंवारी ना ले जाऊँ, तो सीन दिखाया वाक़ ट्रेन जा रही है और वो अकेली है, छूट स्टेशन में रह गई, लोग हंसते हैं उसको है कि आई मस्ट गेट मैरिड, ये उसकी इधर ख्वाहिश है, कुंवारी ना ले जाऊँ, जो आमतौर पर लड़कियों की होती। लेकिन उसके जीवन में जो 2 लड़के आते हैं उनमें किसको चुनूँ, ये साइकोलॉजिकल डॉक्टरी कहानी थी मंडू भंडारी की। इसको फिल्माइज करना कोई आसान काम नहीं था। वो बन गया बहुत अच्छा, पर मैं कहा कि कोई फिल्म बन जाती है तो दोबारा नहीं बनती। जैसे उपकार है मनोज कुमार की, उपकार के बाद कोई भी बहुत बनाई है देशभक्ति की, लेकिन कोई रियल फिल्म नहीं बन पाई। जो कन्वे करना था वो उपकार में तो बाकायदा एक उद्देश्य है, बाकी तो दिखा रहा है कि शहर पश्चिम अच्छा है, पूरा अच्छा है, पर वो बनावटी मालूम पड़ता। वो मतलब खींचतान करके बनाया, क्रांति बनाई, तो वो उसमें क्रांति सलीम जावेद की कहानी का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो बात वो कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रही। जो आदमी का मैसेज होता है वो कन्वे करना भी एक प्रॉब्लम है ना। वो मतलब मैसेज हो रही है, नाउ यू आर मेकिंग फिल्म्स नॉट कन्वेइंग ए मैसेज। शहीद के बाद जो उसमें एक्टिंग की थी, उसके बाद ये उपकार में उसने देशभक्ति का, देश की ज़रूरतों का बहुत बढ़िया मैसेज देने में सफल रहा, लेकिन हर एक बार नहीं बता। तो अरविंद जी, अब हम लोग बातचीत समाप्त करेंगे। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो बात इस बातचीत के क्रम में नहीं आई, अभी आप कह सकते हैं। मेरी याद देखो जो क्या कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेकिन मैं ये कहूँगा फिल्म से बढ़िया कला कोई नहीं है। मैंने माजरी में बाकायदा ये एक बात मैं कैंपेन शुरू की थी कि बाकायदा लिखत में इलस्ट्रेशन नहीं होती, मेरी लिखी कॉपी होती थी कि फिल्म 20वीं सदी की श्रेष्ठ कला है।
अपने बच्चों को इससे महरूम मत रखिए, उनको अच्छी फिल्में देखने का बढ़ावा दीजिए और उसमें हमारा मैगजीन आपकी मदद करेगा। ये मैसेज था हमारा कि बाप बेटी और माँ बेटे की पत्रिका, लेकिन जो लोगों को सिखाए तो वो मैं तो एक्स्ट्रा तक पर कवर पे छापा था। एक इश्यू निकाला एक्स्ट्रा विशेषण, दिल्ली बम्बई के जितने एक्स्ट्रा थे सब रोज बाहर से दफ्तर आ जाते और अपनी कहानी लिखवाते रहते थे और उन्हीं का फोटो था कवर पे। ये आसान किसी के बस की नहीं चाहिए किसी और के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि माधुरी के आपके संपादित किए हुए जो अंक हैं वो आने वाले दिनों में भी और वैसे भी फिल्म पत्रकारिता और फिल्म के छात्रों के लिए और दर्शकों के लिए एक सोर्स मटेरियल बने रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए आमंत्रित किया। बहुत शुक्रिया। ये थे अरविंद कुमार, जिनको आप हिंदी थेसॉरस और माधुरी के संपादक के रूप में जानते हैं। वैसे तो उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं, लेकिन हमने आज के प्रोग्राम में सिर्फ माधुरी और उनकी फिल्म पत्रकारिता से जुड़े अनुभव आपके साथ साझा किए। कुछ कहना चाहते हो इस प्रोग्राम के बारे में, इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिए ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।